बिजली कभी तेज बारिश में कबूतर के आमों के बाग में जाती है। कबूतर भैया, मुझे इन आमों के पेड़ से एक मीठा आम तोड़ दो। क्यों? ये मेरे पेड़ हैं, मैंने इन्हें मेहनत से बड़ा किया है, मैं तुम्हें क्यों आम दूं? कबूतर, अगर एक आम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी तेज बारिश में कहीं से भोजन भी नहीं मिल रहा। निकलो यहाँ से, और तुम पति पत्नी कोई काम करते नहीं हो और बस मुफ्त का खाना ही आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें गंदी आँखों वाला कबूतर कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। बिजली कभी कबूतर को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बादल कौवा तोते के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे अपने खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ दो, मैं कल से बहुत भूखा हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारा दिन आवारा घूमो? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खेत में फसल उगाओ, लेकिन तुम पति पत्नी ने तो कसम खा रखी है काम ना करने की। बस, अगर भुट्टा नहीं देना तो ना दो, मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। आहा जाओ, नहीं देना मुझे कोई भुट्टा। मेरी पत्नी तुम्हें ठीक ही कहती है, मोटी चोंच वाला तोता। फिर बादल कौवा भी तोते से लड़ झगड़ कर अपने घर चला जाता है। बादल जी, आज मैं कबूतर से मीठा आम लेने गई तो उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और एक भी आम नहीं दिया। मुझे भी उस तोते ने अपने खेत से मकई का भुट्टा नहीं दिया। बादल जी, कितना अच्छा हो जाए कि अगर ये सारा जंगल पक्षियों से खाली हो जाए, वो गंदी आँखों वाला और मोटी चोंच वाला यहाँ से चले जाएं। इस तरह जंगल पर हमारा कब्जा होगा। बिजली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें रोज रोज दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम सब ये करेंगे कैसे? हाँ बिजली, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उनके पास तो शैतानी विचार होते हैं, वो तुम्हें जरूर कोई उपाय बताएगी। जब बारिश रुकती है तो बिजली कभी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बिजली, अगर तुम जंगल खाली करवाना चाहती हो तो उन पक्षियों को बताओ कि आज रात जंगल में तूफानी बारिश आने वाली है। इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि जंगल के सभी घर टूट जाएंगे। तुम देखना, वो सब डरकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बिजली बेटी, मेरा हिस्सा देना ना भूलना। हाँ माँ, मैं तुम्हें ही पहले मीठे आम देकर जाऊंगी। फिर बिजली कभी वापिस अपने जंगल लौट आती है। बादल जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाकर उस मानो चिड़िया को डराते हैं और फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर बता देगी। उसकी बात तो सभी पक्षी मानते हैं। फिर बिजली और बादल मानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मानो चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बिजली और बादल, आप यहाँ? मानो बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात जंगल में क्या होने वाला है? नहीं बिजली बहन, क्या होने वाला है? रात को जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं और बिजली अपना सामान बांधकर यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन आप दोनों को ये किसने बताया? हमें मौसम का संदेश देने वाला पक्षी बता कर गया है। तुम भी अपना सामान बांध लो और बाकी पक्षियों को भी बता दो। हाँ चिड़िया बहन, जितनी जल्दी हो सके सब यहाँ से चले जाते हैं, वरना सभी मारे जाएंगे। ये सुनते ही मानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, जल्दी से अपना सामान बांध ले, रात को जंगल में तूफान आने वाला है। चिड़िया बहन, अभी अभी तो मेरे खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, मैं अपनी फसल को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कबूतर भैया, जान ज्यादा कीमती है, जब तूफान खत्म होगा तो हम वापस लौट आएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के घर जाती है और वो तोते को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मेरा घर बहुत मजबूत है, कुछ भी नहीं होगा। तोते भैया, क्या पता कि तूफान कितना तेज होगा, अभी इस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधने लगते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सभी जंगल खाली कर देते हैं। बिजली और बादल भी बाकी पक्षियों के साथ वो जंगल छोड़ने का नाटक करते हैं। जैसे ही बाकी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं तो बिजली और बादल तुरंत अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं। बादल जी, मुझे नहीं पता था कि इन पक्षियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। आधा काम तो उस चिड़िया ने ही कर दिया, सभी पक्षियों को जंगल से निकाल दिया।
हाँ बिजली, अब तो सारा जंगल हमारा है। वो पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं और कबूतर के बाग में जाकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। इतने मीठे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। वो गंदी आंखों वाला सारे आम खुद खाना चाहता था। कितना मजा आएगा बादल जी, जब वो जंगल लौटेगा तो उसके पेड़ पर एक भी आम नहीं होगा। बिजली, उस तोते ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी। चलो उसके खेत से भी भुट्टे खाते हैं। फिर वो दोनों तोते के खेत में जाते हैं और जी भर कर भुट्टे खाते हैं। शाम को वो अपने घर में आकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और साथ में बहुत तेज बरसात भी हो रही थी। तेज हवा के कारण पक्षियों के घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों कपों की आँख खुल जाती है। बिजली, यहाँ तो सच में तूफान आ गया है। हमारा घर तो जोर जोर से हिल रहा है। बादल जी, बारिश भी बहुत तेज है। हम तो उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भी नहीं जा सकते। तेज हवा के झोंके से उनका घर नीचे आकर गिरता है। कपों को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो अपने घर से बाहर निकल सके और वो दोनों ही घर के साथ नीचे दब जाते हैं। वो दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। बादल जी, अगर यहाँ कोई पक्षी होता तो हमारी मदद करता, लेकिन हमने तो सभी पक्षियों को यहाँ से निकाल दिया। बिजली, हमें हमारे किए की सजा मिली है। जंगल में बंटी नाम का चिड़ा ठेले पर केले बेचा करता था। केले वाला, केले ले लो, ताजा ताजा केले ले लो। तभी वहाँ तोता आता है। भाई साहब, एक दर्जन कितने के हैं? तोते, एक दर्जन 10 रुपए के हैं। ताजा केले हैं, तुम ले जाओ इन्हें। ठीक है भैया, एक दर्जन दे दो। बंटी चिड़ा सारा दिन जंगल में केले बेचता है, लेकिन ज्यादा मेहनत करने पर भी वो ज्यादा नहीं कमा पाता। शाम को थक हार कर बंटी चिड़ा घर लौट आता है। तभी उसकी बेटी अपने पिता से कहती है, पापा, आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी? बेटी, आज केले नहीं बिके, इसीलिए मुझे देर हो गई। पिताजी, मेरी टीचर आपको कब से बुला रही है। आप मेरे स्कूल क्यों नहीं आते? आपने मेरी फीस भी नहीं दी। आप मेरी फीस कब दोगे? तभी वहाँ मीना की माँ कोमल चिड़िया आती है। अरे अरे मीना, अपने पिता को आराम तो करने दो। आपके पिताजी थके हुए हैं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन लाकर अपने पति को देती है। देखिए जी, मीना की फीस भरनी है। अगर हमने समय पर फीस ना दी तो कभी मैडम उसे स्कूल से निकाल देगी। ये सुनकर बंटी चिड़ा बहुत उदास मन से कहता है, कोमल, अब तुम्हें क्या बताऊं? तुम तो जानती हो, काम तो चल नहीं रहा। कोई भी पक्षी अब केले नहीं खरीदता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मीना की पढ़ाई खराब हो जाएगी और फिर वो भी हमारी तरह अनपढ़ ही रह जाएगी। कोमल, तुम चिंता नहीं करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। अगली सुबह बंटी चिड़ा फिर से अपना ठेला लिए जंगल में केले बेचने निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे एक बूढ़ा पक्षी गिरा हुआ दिखाई देता है। बंटी तुरंत उस पक्षी के पास जाता है। अरे क्या हुआ आपको? बाबा जी, आप ठीक तो है ना? ए ऊपर वाले, ये बाबा जी तो बेहोश हो गए हैं। तभी बूढ़ा पक्षी बेहोशी की हालत में कहता है, पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिलाओ। मेरा गला सूख रहा है। कोई मेरी मदद करो। बंटी चिड़ा तुरंत वहाँ से पास के तालाब में जाता है और पानी भरकर लाता है। वो बूढ़े पक्षी को उठाता है और उसे पानी पिलाता है। अरे बेटा, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं आते तो न जाने मेरे साथ क्या होता। लेकिन बाबा जी, आप इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरा एक ही बेटा था और उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा इस जंगल में कोई भी सहारा नहीं है। बुढ़ापे में अब ना तो कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना। बाबा जी, मैं अपनी पत्नी कोमल और अपनी छोटी बेटी के साथ रहता हूँ। मेरा भी उनके सिवा कोई नहीं है। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं। बेटा,
तुम सच में बहुत भले पक्षी हो, वरना इस जंगल में कोई पक्षी भी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करता। इसके बाद बंटी चिड़ा उस बूढ़े पक्षी को अपने साथ घर ले जाता है। कोमल, ये बाबा जी बहुत परेशान हैं और पता है इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर बंटी चिड़ा बूढ़े बाबा की सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ए ऊपर वाले, कितने बेदर्द पक्षी हैं इस जंगल में, जिन्हें अपने माता पिता की कोई कदर नहीं है। क्या अगर पक्षी बूढ़ा हो जाए तो उसे घर से निकाल देना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा पाप है। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा उस बूढ़े पक्षी की देखभाल करते हैं। कोमल चिड़िया समय पर उस बूढ़े पक्षी को खाना देती है और वो बूढ़ा पक्षी अब उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन बंटी चिड़ा पूरा दिन जंगल में केले बेचने के बाद जब घर वापस लौटता है तो उसकी बेटी रो रही थी। क्या हुआ मीना, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे स्कूल की फीस भर दे। देखा, कभी मैडम ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। ये सब आपके कारण हुआ है, आप मेरी फीस नहीं भर सकते। ऐसे रोते हुए मीना घर से बाहर चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। बंटी चिड़ा बहुत बेबस था, वो भी रोने लगता है। ये सारी बातें वो बूढ़ा पक्षी सुन लेता है। बंटी, तुम बहुत भले पक्षी हो, तुमने मेरा जितना किया कोई अपना भी ना करता। तुम सबके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन पापा जी, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं और आप अकेले कहाँ रहेंगे? बेटा, तुम सबने मेरी बहुत सेवा की, अब मेरा समय आ गया है, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जाते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बेटा, ये कुछ दाने हैं, तुम इन दानों को अपने बागीचे में बो देना, उसके बाद तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ा पक्षी वहाँ से चला जाता है। फिर बंटी चिड़ा उन दानों को ले जाता है और अपने बागीचे में बो देता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में बागीचे में एक बड़ा सुंदर केले का पेड़ लग जाता है, जिस पर सोने के केले लगे थे। चिड़ियाओं का वो परिवार जब केले के पेड़ को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कोमल देखो, इस पेड़ पर तो सोने के केले लगे हुए हैं। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे दुख भी दूर हो जाएंगे। तभी केले के पेड़ से एक आवाज आती है। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। आज से इस जादुई पेड़ पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। लेकिन याद रखना, अपने साथ साथ दूसरों की मदद करना ना भूलना। उस दिन के बाद से बंटी चिड़ा फिर से अपनी बेटी को स्कूल भेजता है। वहीं अब बंटी चिड़े के हालात ठीक हो जाते हैं और वो गरीब पक्षियों की भी मदद करने लगता है। एक जंगल में बादल और भूरे नाम के दो कौवे रहते थे। दोनों में हर रोज झगड़ा हुआ करता था कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। दोनों कौवे ये फैसला करते हैं कि वो अपनी माँ को घर से निकाल देंगे। ये सुनकर तो बूढ़ी कौवी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक कभी कोई कमी नहीं होने दी, और आज जब मेरे पंख काम नहीं करते तो तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें घर से निकालने का, लेकिन क्या सारी उम्र मैं ही तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा? पूरे का भी हक बनता है कि नहीं? तू बड़ा है, तूने ही माँ के ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, मैं तो बचे कुचे में ही गुजारा कर लेता था ना। लेकिन बच्चों, मैंने तुम दोनों को एक समान ही चीजें दी हैं, भले जो भी खाने के लिए हो। माँ, वो जमाना और था, क्या तुम नहीं चाहती कि हम भाई खुशी खुशी रहे? बादल, मैंने तो हर समय चाहा है कि तुम दोनों भाई हमेशा खुश रहो। ठीक है बच्चों, जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। बूढ़ी कौवी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बादल और भूरा बहुत खुश होते हैं कि उन दोनों की माँ से जान छूट गई है। दूसरी ओर बूढ़ी कौवी अब पक्षियों से मांग मांग कर दाना खाने लगती है। बेटा, ऊपर वाले के लिए मेरी कुछ मदद कर दो। बढ़िया, सुबह सुबह कोई काम नहीं मिलता जो मांगने चली आती हो। तोते बेटा,
ऐसी उम्र में भला मैं क्या काम करूं, तुम ही बताओ। तभी पास खड़ा उल्लू बूढ़ी कवि से कहता है। तुम मेरे साथ चलकर मेरी बकरियों का ध्यान रखना, मैं तुम्हें बदले में दाना दूंगा। ये सुनते वो बूढ़ी कवि उल्लू के साथ चली जाती है। ये रही मेरी बकरियां, यहीं रहती हैं। आज से तुम भी इनके साथ यही रहोगी। फिर बूढ़ी कवि सारा दिन बकरियों का ध्यान रखती है। शाम होते ही उल्लू कुछ सूखे चने के दाने लेकर आता है। बेटे, ये तो दाने बहुत सख्त हैं, मैं नहीं खा सकती। अच्छा, बड़े नखरे हैं बुढ़िया तेरे। भीख मांगने से तो अच्छा है तुझे ये दाने मिल रहे हैं। ऐसा कहते हुए उल्लू वो दाने रखकर वहाँ से चला जाता है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसे दिन दिखा दिए हैं तूने मुझे। मैंने कभी अपने बच्चों को ऐसे दाने नहीं खिलाए। आज उन्हीं की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तभी कवि देखती है कि एक बकरी का छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए तरस रहा है। लगता है ये बच्चा भी मेरी तरह भूखा ही है, इसे दूध पिला देती हूँ। फिर बूढ़ी कवि जाकर छोटी बकरी के बच्चे की रस्सी खोल देती है। जब उल्लू वहाँ आकर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक लाठी से बूढ़ी कवि को मारने लगता है। पागल बुढ़िया, तू बच्चे को दूध पिलाएगी तो मैं दूध कहाँ से बेचूंगा? क्या मैं तुझे अपना नुकसान करवाने के लिए यहाँ लेकर आया था? जा जा, निकल जा यहाँ से। वो बूढ़ी कवि चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अगर मैं भी एक बकरी ले लूं तो उसका पालन करके मेरा गुजारा हो जाएगा। तभी वो चील के पास जाती है। चील चाची, क्या मुझे एक बकरी मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं, पैसे दो और ले जाओ। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ काम कर दिया करूँगी, बदले में मुझे एक बकरी दे देना। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। अगले दिन से वो बूढ़ी कवि वहाँ पर सारी बकरियों की सेवा करती है, उन्हें चारा डालती है। एक दिन बूढ़ी कवि बकरियों को लेकर जंगल में चराने जाती है। तभी वो बकरियाँ एक कवि के खेत में घुस जाती है। ये देखकर कवि को बहुत गुस्सा आता है और वो बकरी को मारने लगती है, जिससे बकरी घायल हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद वो बकरी मर जाती है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बकरी का छोटा बच्चा रोने लगता है। बूढ़ी कवि से उसके आंसू देखे नहीं जाते। रो मत बेटा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। अपनों से अलग होना क्या होता है मैं अच्छे से समझती हूँ। फिर वो बूढ़ी कवि रोज बकरियों को चारा डालती है और उस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करती है। लेकिन चील उस छोटे बच्चे को दूध नहीं देती थी, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी कवि चील से कहती है, तुम इसे दूध क्यों नहीं देती हो? ऐसे तो ये बच्चा मर जाएगा। तुझे इसकी बहुत चिंता है, तू एक काम कर, तू ही इसे ले जा। बूढ़ी कवि ये सुनकर बकरी के छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। बूढ़ी कवि के पास एक सोने की छोटी सी चैन थी, जिसे बेचकर वो बकरी का इलाज करवाती है और उसे पीने के लिए दूध लाकर देती है। ये देखकर बकरी के छोटे बच्चे को बुढ़िया पर तरस आ जाता है और वो मन में सोचता है, ए ऊपर वाले, काश मैं इस माँ का कर्ज उतार सकता। एक दिन कवि बहुत बीमार हो जाती है, कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। ये देखकर बकरी का छोटा बच्चा रोने लगता है और मन में सोचता है, काश मैं बूढ़ी माँ जी के लिए कुछ कर सकता, लेकिन अब मैं इन्हें ऐसे भी नहीं देख सकता। फिर वो बकरी का छोटा बच्चा भागते हुए जंगल में जाता है और वो चिड़िया के छोटे बच्चे को अपने मुंह में उठाता है और दौड़ता है। अरे ये बकरी का बच्चा तो मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है। मम्मा चिड़िया उस बकरी के पीछे उड़ने लगती है। पीछा करते हुए कोमल चिड़िया एक घर में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बूढ़ी कवि दर्द में तड़प रही थी। ये बकरी का बच्चा कितना वफादार है, जो अपनी मालकिन के लिए ये सब कर रहा है। कोमल चिड़िया उस बूढ़ी कवि की मदद करती है। वो उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है और फिर अपने घर ले आती है।
माँ जी, आप ऐसे अकेले क्यों रह रही थी? आपके बच्चे नहीं हैं? रोते हुए बूढ़ी सारी बात चिड़िया को बताती है। देखो चिड़िया, ये बकरी का छोटा बच्चा मेरा खुद का बच्चा नहीं है, फिर भी मेरा कितना ध्यान रखा है इसने। एक मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अपने लालच के लिए मुझे घर से निकाल दिया। मैं उन पर बोझ बन गई थी। बूढ़ी कपी को रोता देखकर बकरी का छोटा बच्चा भी रोने लगता है। तभी बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। ये देखकर चिड़िया और वो दोनों बहुत हैरान होती हैं। माँ जी, ये सब आपके लिए है। ऊपर वाले ने आपको आपकी मेहनत का फल दिया है। अब आप अपने सारे दुखों को भूल जाइए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। देखिए, ये बच्चा आपसे कितना प्यार करता है। आज से यही आपका बेटा है। बादल कौवा अपनी पत्नी बिजली कौवी के साथ रहता था। वो दोनों कौवे बहुत लालची थे। उनके पास एक गधा था। वो कौवे अपने गधे पर बहुत अत्याचार करते थे और उससे दुगना काम करवाते थे, लेकिन उसे खाने के लिए ठीक से चारा भी नहीं देता था। अब ये गधा बिल्कुल निकम्मा हो चुका है, जरा भी काम का नहीं रहा। पति जी, निकम्मा नहीं, बूढ़ा हो गया है। अब तो तुम्हें नया गधा लेना होगा, नहीं तो अनाज की बोरियां खुद ही उठानी पड़ेंगी। हाँ हाँ बिजली, नया तो ले लूं, लेकिन इस गधे का क्या करूं? ऐसा करो, इस गधे को नहला धोकर 2-3 दिन इसकी सेवा करो और फिर इसे बेच दो। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। किसी को भी नहीं मालूम होगा कि ये गधा कैसा है। जंगल में दूसरी ओर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी कोमल चिड़िया के साथ रहता था। भाग्यवान, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमने अपने गधे का कितना इलाज करवाया, लेकिन फिर भी वो मर गया। हाँ पति जी, अब करें भी क्या? हमारे लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। हम मंडी में अनाज की बोरियां कैसे लेकर जाएंगे? मैं देखता हूँ, कुछ पैसे उधार लेकर नया गधा खरीद लेता हूँ। अगले दिन बंटी चिड़ा कबूतर चाचा से पैसे उधार लेकर जंगल की मंडी में जाता है, जहाँ बादल कौवा अपना गधा बेच रहा था। ले जाओ, 1000 में ये गधा ले जाओ। अरे, ये कौवा तो बहुत कम दाम में अपना गधा बेच रहा है। ऐसा सोचते हुए बंटी चिड़ा बादल कौवे के पास जाता है। कौवे भाई, आप ये गधा 1000 में बेच रहे हो, क्या वजह? इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो? वो मेरी नौकरी परदेस के जंगल में लग गई है, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ वहीं जा रहा हूँ। अब वहाँ इस गधे का क्या काम भला? बंटी चिड़ा ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कौवे से गधा खरीदकर अपने घर ले आता है। अगले दिन बंटी चिड़ा जब गधे पर बोरियां लाता है तो वो थोड़ी दूर चलकर बैठ जाता है। अरे, ये गधा बैठ क्यों गया? इतना तो वजन भी नहीं रखा मैंने। ये सब देखकर बंटी चिड़ा तोते वैद को बुलाता है। तोता वैद गधे को चेक करता है। बंटी, ये गधा तो बहुत बूढ़ा हो गया है और बीमार भी है, इसका तो इलाज करवाना होगा। बंटी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी होता है। कोमल, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? सोचा था एक नया गधा खरीदकर अपना काम बढ़ाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। उस कौवे ने धोखे से मुझे ये बीमार गधा बेच दिया है। आप दुखी मत होइए और चिंता ना करें, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। बंटी चिड़ा जंगल के पक्षियों से उधार ले लेकर अपने गधे का इलाज करवाता है, लेकिन अब उसके घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। क्या करूं पत्नी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गधे को छोड़कर नहीं जा सकता और अब इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अब तो तुम्हारे भी सारे गहने बिक चुके हैं। तभी चिड़िया के घर के बाहर एक साधु उल्लू आता है। कुछ खाने को दो बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। ये सुनकर बंटी चिड़ा भोजन लेकर अपने आंगन में साधु उल्लू बाबा को देता है। उल्लू बाबा वही आंगन में बैठकर भोजन खाता है। बेटा, ये गधा कैसा है? लगता है बीमार है। बाबा जी, अब क्या बताऊं मैं? फिर चिड़ा सारी बात उल्लू साधु को बताता है। तुम बहुत अच्छे पक्षी हो और बहुत दयालु हो। मैं तुम्हारी चिंताओं को समझ गया हूँ। अब से तुम कभी चिंता मत करना। तभी उल्लू साधु जादू करता है और वो गधा खड़ा हो जाता है।
ये क्या पापा, मैं कितने दिनों से इलाज करवा रहा हूँ इसका, लेकिन आज तक ये कभी खड़ा नहीं हुआ। बेटा, अब ये कोई मामूली गधा नहीं बल्कि एक जादुई गधा बन गया है। बेटा, तुम इस गधे से जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। पैसा, सोना, हीरे। क्या क्या बाबा, आप सच कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह सुबह बंटी चिड़े के घर के बाहर चील आ जाती है। बंटी, बाहर निकल। चील की आवाज सुनकर बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया घर के बाहर आते हैं। जल्दी कर, मेरे पैसे निकाल। आज दूंगा, कल दूंगा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे आज के आज ही मेरे पैसे चाहिए। हाँ हाँ चील चाची, मैं शाम तक आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, देखती हूँ तेरी शाम कब तक होगी। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। पत्नी, चलो हम इस गधे से पैसे मांग कर देखते हैं। महापति जी, चलिए। ए प्यारे गधे, हमें पैसे दे दो। कोमल चिड़िया के इतना बोलते ही गधे के मुंह में से पैसे निकलने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वो पति पत्नी सारे पैसे उठा लेते हैं। शाम को बंटी चिड़ा चील चाची के पैसे लौटा कर आ जाता है। पति जी, जो मेरे गहने गधे के इलाज के लिए बिक गए थे, क्या मैं इससे बनवा सकती हूँ? हाँ भाग्यवान, देखो ऊपर वाले का चमत्कार। जिस गधे की वजह से तुम्हारे गहने मैंने बेच दिए थे, आज वही गधा तुम्हें गहने देगा। ए प्यारे जादुई गधे, मुझे गहने दे दो। चिड़िया के इतना कहते ही गधा अपने मुंह में से ढेर सारे गहने निकालने लगता है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। अब जब भी उनको पैसों की जरूरत होती तो वो गधे से मांग लेते थे। अब वो पति पत्नी जंगल में हर गरीब पक्षी की मदद करने लगते हैं। ये बात दूर दूर तक जंगल में फैल जाती है। बिजली, सुना है पास के जंगल में एक गरीब चिड़ा पक्षियों की मदद करता है। हाँ, तो सोच क्या रहे हो, बन जाओ ना गरीब। फिर बादल कौवा गरीब बनने का नाटक कर कर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन जी, मैं बहुत गरीब हूँ। सुना है आप गरीब पक्षियों की मदद करते हैं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अरे अरे, आप रोना बंद कीजिए। अजी सुनते हो, जरा बाहर आइए। तभी बंटी चिड़ा भी घर के बाहर आता है। फिर कोमल अपने पति को सारी बात बताती है। बंटी चिड़ा कौवे को देखकर उसे पहचान लेता है। अरे तुम तो वही कौवे हो जिसने मुझे बीमार गधा बेचा था। नहीं नहीं, मेरे गधा तो बहुत अच्छा था। लगता है तुम्हारे पास आकर ही बीमार हुआ होगा। अच्छा, जो भी था, चलो मैं तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए तुम्हें पैसे दे दे। कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी की खेती किया करती थी। वो अपने खेत से गोभी को तोड़कर पक्षियों में बेचा करती थी। ऐसे चिड़िया के घर का गुजारा होता था। बिजली बहन, आज मेरे खेत में काम कुछ ज्यादा है, मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो। नाना चिड़िया, तुम्हारे खेतों में बहुत मट्टी है। मट्टी पड़ने से मेरा ये सुंदर रंग खराब हो जाएगा। ठीक है बिजली बहन, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपने खेत में जाती है और गोभी तोड़ने लगती है। कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी तोड़ रही थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आती है। वो देखने में कोई जादुई फाख्ता लग रही थी। चिड़िया बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो। मुझे अपने खेत की एक गोभी दे दो। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपको एक या दो गोभी का फूल देती हूँ। आप जी भरकर गोभी की सब्जी बनाकर खाइएगा। फिर कोमल चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को 2 गोभी के फूल तोड़कर दे देती है। बूढ़ी फाख्ता वो गोभी के फूल लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने कामों में फिर से लग जाती है। ऐसे कोमल चिड़िया का गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था। वो अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है। कोमल चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी बाहर से बारिश देखकर बहुत डरी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, कृपया करो हम पर। अगर बारिश ना रुकी तो मेरी गोभी की फसल खराब हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? जंगल में सारी रात बारिश बरसती रहती है।
अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो कोमल चिड़िया अपने खेत में जाकर देखती है तो उसका खेत पूरी तरह से पानी से भर चुका था। उसकी सारी गोभी पानी में बह चुकी थी। ये सब देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। ये क्या हुआ, मैं बर्बाद हो गई। अब तो मेरे पास कोई और काम भी नहीं है। अब मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी। फिर रोती हुई कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो कोमल चिड़िया के घर से राशन भी खत्म हो चुका था। मम्मा, भूख लगी है, हमें भोजन दो। बच्चे अपनी माँ से भोजन मांग रहे थे, लेकिन कोमल चिड़िया चुप बैठी थी। बच्चों, तुम दोनों घर पर ही बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसन बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुश्किल में तुम हो, मैं नहीं। चल चल भाग यहाँ से। बिजली बहन, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने तुम्हारे लिए कितना दाना भेजा था और तुम्हारा ख्याल भी रखा था। आज मुझ पर कृपा